तो दोस्तों जिन छात्रों को यार 8 मार्च का आपका केमिस्ट्री का पेपर देना है उनके लिए आज के वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देख सकते हो हमारे पास ये आपका रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पिछले वर्ष 2024 का एक वायरल मॉडल पेपर है। इस पूरे मॉडल पेपर को आज के इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो पे आपको वो भी बताएंगे कि अगर मान लो आपको केमिस्ट्री के पेपर में कोई प्रश्न मान लो ना आ रहा हो तो उस प्रश्न को भी आप कैसे बना के ट्रिक से हल कर सकते हो जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। सब कुछ आज आपको इस वीडियो पे बताएंगे। इसलिए भैया कह रहे हैं आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जिनको 8 मार्च का केमिस्ट्री का पेपर देना है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। पूरा आपको बताएंगे, देख सकते हो एक एक चीज, ठीक है। एक एक क्वेश्चन हल करके दिखाएंगे पूरा। मान लो ये नहीं सोचना कि आधा पेपर कराएंगे, पूरा पेपर आपको लास्ट तक रिएक्शन तक बताएंगे कैसे आपको हल करना है, सब कुछ, ठीक है। बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। आपको एक एक चीज पता चलेगा कैसे आपको 8 मार्च को केमिस्ट्री की कॉपी लिखनी है जिससे एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। और मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी कैसे लिखना है, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो बस करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि अब इसी तरह से मस्त मस्त वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है। सब कुछ आपको बताएंगे, टेंशन न लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप देखो जैसे इसी टाइप का आपका 2025 का रसायन विज्ञान का पेपर आपको मिलने वाला है 8 मार्च को, ठीक है। हमने पिछले वर्ष का पेपर इसीलिए लिया कि आपको इसके सभी क्वेश्चंस भी करा देंगे और लिखने का पूरा तरीका भी बता देंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो भी बता देंगे कैसे करना है, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। इसीलिए हमने पिछले वर्ष का पेपर लिया और इसका पूरा सॉल्यूशन किया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जब आपको कॉपी मिलेगी, आपको पता है बोर्ड एग्जाम कॉपी पे फ्रंट पेज तो सिंपल भर लोगे, जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपने डाल दिया। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे लिखा जैसे 1 2 3 4 5 है, आपका जो अनुक्रमांक हो डाल देना, ठीक है। शब्दों में अनुक्रमांक डालना होगा तो जैसे उदाहरण के लिए हमने जैसे 1 लिखा तो 1 लिख दिया, 2 को 2 लिख दिया शब्दों में, 3 को 3 लिख दिया, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6। आपको मतलब ये नहीं करना कि 1,02,000 ऐसे करके डालो, आप सीधा सीधा जैसे 1 लिखा तो 1 लिख दो, 2 लिखा 2 लिख दो, 3 लिखा 3, 4 4, 5 5 6, ठीक है। इस टाइप से लिख देना। अब इसके बाद विषय एवं प्रश्न पत्र, विषय कौन सा है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पेपर है। इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख दो, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख दो। हमने लिख दिया विषय रसायन विज्ञान। प्रश्न पत्र संख्या मतलब कितने पेपर होते हैं इसके, एक ही पेपर तो होता है तो यहाँ पे केवल डाल दो। फिर अब परीक्षा का दिन तथा तिथि, आपको पता है 8 मार्च को कौन सा दिन होगा, शनिवार। और आपका तारीख कौन सी होगी, 8/3/2025, ठीक है। केंद्र का नाम डालना होगा, जो भी आपके केंद्र का नाम हो आप केंद्र का नाम डाल देना। हमने उदाहरण के लिए आकाश इंटर कॉलेज फतेहपुर डाल दिया। आपका जहां पेपर का सेंटर गया हो वहां का नाम आप लोग डाल देना। फिर आएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो यहाँ पे संकेतांक लिखा होता है, जैसे पेपर पे संकेतांक लिखा हुआ है 347 GE, तो इस कोड को आपको यहाँ पे डाल देना, जैसे हमने लिख दिया 347 GE, ठीक है। इसी टाइप से फ्रंट पेज आपको भर लेना है। अब एक एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कैसे आपको हल करना है, ठीक है। सब कुछ बताएंगे तो देख सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको हल करना पड़ेगा, आपको सब कुछ बताएंगे। देखो बस हमारी एक एक बात को सुनते रहना। हमने कहा था ना अगर ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सब बात समझ में आ जाएगी। आप ये सोचो यार कि बढ़ा के देखे तो फिर अब एक दिन बचा है। अब अगर आप लोग अभी भी बढ़ा के देखोगे ना यार तो आपको फिर पास नहीं हो पाओगे सही से, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ट्रिक समझो, पूरा सब कुछ समझना। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब बोर्ड एग्जाम पे आप जाओगे सबसे पहले आपके पास ब्लू पेन और आपके पास एक ब्लैक पेन होना चाहिए, एक ब्लू स्केच और ब्लैक स्केच, और जो आपकी स्केल होती पटरी, इतनी चीजें सबको ले जानी, ठीक है। इतनी चीजें हम आपको इसीलिए ले जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि कॉपी पे जब सजा के अच्छे से लिखोगे ना तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको पूरे नंबर देगा, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखो सबसे पहले इतना पता है 3 घंटे 15 मिनट का टाइम, पूर्णांक 70 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। पहले का नंबर क्वेश्चन है, किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं, मतलब किसी विलयन है अगर कोई विलयन तो उसके अणुसंग गुणधर्म किस पे निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन विलय के कणों की संख्या पर, दूसरा ऑप्शन विलय के कणों की प्रकृति पर, तीसरा ऑप्शन विलय के कणों की प्रकृति पर, विलायक के कणों की प्रकृति पर, या विलय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पे। तो किस पे निर्भर करता है ये बताना है। तो बात करें किसी विलयन का जो अणुसंग गुणधर्म है वो किस पे निर्भर करता है, विलय के कणों की संख्या पर, ठीक है। तो इस टाइप से इसका पहला विकल्प सही है। अभी कॉपी पे भी लिखना बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो इसको तो आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल आप क्या कर सकते हो, Mn को यहाँ पे क्या मान लो, x मान लो। देखो जैसे हमने यहाँ पे निकाला भी है, Mn को x मान लिया, K की होती 1 तो +1 प्लस Mn को x माना, प्लस O ऑक्सीजन की -2 होती तो -2 × 4 = 0, x की यहाँ पे +7 आ जाएगी, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही है +7, ठीक है। इसी टाइप से आपको निकालना है। अब बात आती है अगर क्वेश्चन में नहीं आ रहा है उसको कैसे करना है,
तो आपको देखो जब क्वेश्चन में नहीं आएगा तो छोड़ना नहीं है, कुछ भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और अभी आपको आगे भी बताएंगे, मान लो जैसे कोई अभिक्रिया नहीं आ रही है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, कोई प्रश्न नहीं आ रहा, उसको कैसे करना वो भी आपको बना बना के लिखना सिखाएंगे, ठीक है। समझते रहना, बस थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। वीडियो देखोगे पूरा तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गा नंबर की CONH3 का होल फॉर Cl2Cl में CO की उपसहसंयोजन संख्या बताओ। देखो जब आक्सीकरण संख्या क्या है, तो आक्सीकरण संख्या तो जैसे निकालना अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया उस तरह निकालना है। लेकिन जब उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं ना, उपसहसंयोजन संख्या वह संख्या होती है जिसमें मान लो कोई जैसे केंद्रीय धातु परमाणु, जैसे यहाँ पे CO, इस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की संख्या को उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। तो इस CO अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 4 लिगेंड, NH3 4 है, मतलब 4 NH3 और 2 क्लोरीन, मिलके कितने लिगेंड जुड़े, 6 लिगेंड। तो जितने लिगेंड जुड़े होंगे वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या होगी। तो यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन सही है, 6, ठीक है। 6 लिगेंड जुड़े, इसलिए इसकी उपसहसंयोजन संख्या कितनी है, 6, ठीक है। अगला, इटाल्ड अपक्रिया में टॉलुइन को बेंजाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करने के लिए क्या काम आता है। इटाल्ड अपक्रिया आपने अगर पढ़ी है तो आपको पता है जो टॉलुइन होता है, जो C6H5CH3 टॉलुइन होता है, जब इससे बेंजाल्डिहाइड बनता है, बेंजाल्डिहाइड बनता है तो कैसे बनता है, उसमें क्या मतलब किसके द्वारा यह ऑक्सीकरण होता है। तो बात करें क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 के द्वारा यह ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इसमें आपका कौन सा दूसरा ऑप्शन सही होगा। फिर है अंगा नंबर क्वेश्चन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पर क्या प्राप्त होगा। तो जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र C6H5N2Cl होता है, जब आप इसकी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम, मतलब क्षारीय माध्यम की जगह जैसे NaOH की उपस्थिति में अगर आप फिनाल से कर देते हो तो आपका बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनता क्या है आपका, ये क्लोरोबेंजीन नहीं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन आपका प्राप्त होता है। मतलब जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में NaOH की उपस्थिति में फिनॉल से करोगे तो बनेगा क्या, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। ये वाला गलत था, ये वाला होगा, ठीक है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। फिर है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो बात करें विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन C की कमी से कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। ये भी याद रख लेना, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस टाइप से पहले के 4 नंबर तक क्वेश्चन होंगे, एक एक नंबर के। अब इनको कॉपी पे कैसे लिखना है आपको ट्रिक से, वो आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देखो समझते हैं, पहला क्वेश्चन जैसे था कि किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म निर्भर करते हैं। पहला ऑप्शन विलय के कणों की संख्या पे। तो देख सकते हो इसका उत्तर लिखा कैसे गया। हमने कहा था ना, ये जो ब्लैक ब्लू स्केच के बताया, किस लिए बताया, यही लिखने के तरीके के लिए। देखो सबसे पहले जैसे यहाँ पे आप डाल सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 1, इस टाइप से बढ़िया से हेडिंग डालना, उसके नीचे ब्लैक स्केच से इस टाइप लाइन खींच देना, ठीक है। बढ़िया सजा सजा के लिखोगे तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। अब इतना तो कर ही लोगे कि आपको पता है कॉपी जैसे मिलेगी, 2-2 लाइनें खींच लेनी सब पेज पे, ऐसे खड़ी वाली जो लाइन इस टाइप से खींची जाती, ये लाइन तो खींच ही लोगे, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 पढ़ा। अब जैसे यहाँ पे आपको पता है पहले के कितने नंबर तक थे, पहले के 4 नंबर तक थे, तो पहले उत्तर नंबर का, फिर उत्तर नंबर का, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उत्तर नंबर का पे कौन सा सही है, विकल्प नंबर पहला विलय की कणों की संख्या पे, तो आपको इस टाइप से लिख देना, विकल्प नंबर पहला विलय की कणों की संख्या पर सही का निशान, इस टाइप से, ठीक है। इसी टाइप से बहुविकल्पी करना। फिर दूसरा था खा नंबर की KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसमें +7 निकली थी, ये देखो +7 निकली है, तो यहाँ पे लिख दो उत्तर नंबर खा विकल्प नंबर चौथा +7 सही है, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आगे का ये था CONH3 का होल फॉर Cl2Cl में CO की उपसहसंयोजन संख्या कितनी थी, 6। तो यहाँ पर हमने लिख दिया विकल्प नंबर चौथा 6, ठीक है। इसके बाद इटाल्ड अपक्रिया वाला क्वेश्चन था ना, ये इटाल्ड अपक्रिया में टॉलुइन को बेंजाल्डिहाइड में ऑक्सीकृत करते हैं CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा। तो विकल्प नंबर 2 क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है। इसी टाइप से आगे का है अंगा नंबर कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अपक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनाल से होने पे क्या बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो विकल्प नंबर 2 पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। फिर यहाँ पे था कौन सा, ये रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है, तो विटामिन A की, विकल्प नंबर पहला रतौंधी रोग वाला, ठीक है। तो यहाँ पर से उत्तर नंबर 4 विकल्प नंबर पहला विटामिन A। तो इस टाइप से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर लिखोगे मस्त तरीके से तो एग्जामिनर भी खुश होकर आपको अच्छे नंबर देगा। पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर यहाँ पे सभी उत्तर इस टाइप से डाल के, इस टाइप से विकल्प ये लिख के, विकल्प नंबर ये लिख के सही का निशान लगा देना, ठीक है। अब आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरे का नंबर, ये देखो
दूसरे का क नंबर प्रश्न, जितने प्रश्न है 2024 का पेपर इसीलिए लिया क्योंकि इसमें सभी वायरल क्वेश्चन है और हर साल ये पूछे जाते हैं। दूसरे का क नंबर प्रश्न है, किसी विलयन की मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमें बताना है कि मोलरता तथा मोललता के बीच क्या अंतर होता है ये बताओ, और तापक्रम में इसके मान किस प्रकार प्रभावित होते हैं ये बताओ, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा है इसका उत्तर। सबसे पहले यहाँ पे देखो हमने एक कॉपी के पेज पे सॉल्व किया तो इसलिए हम यहाँ पे लाइन भी नहीं खींच पाए। तो देखो आपको लाइन खींच लेना इस टाइप से, आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पे तो पूरे में ही लाइन खींच रहोगे, ठीक है। देखो पेज पे हमने सॉल्व किया था, आपको जब कॉपी पे सॉल्व करना तो मस्त तरीके से इसी टाइप से देखो, तरीका आपको बता रहे हैं कि लिखना कैसे मेन, ठीक है। लिखना कैसे मेन ये तरीका आपको समझाना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप आशा करते हैं आप लोग समझ भी रहे होगे, हमारी मेहनत सफल भी हो रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे थे वीडियो को लाइक भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हेडिंग पड़ी, यहाँ पे लिखा गया मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर। यहाँ पे लिखा हेडिंग पड़ी मोलरता, यहाँ पे मोललता, 20 से लाइन, ठीक है। अंतर बता देते हैं। यहाँ पे पहला अंतर है कि यह 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है, कौन मोलरता, और मोललता क्या है, यह 1000 ग्राम विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, कौन मोललता, ठीक है। फिर मोलरता में दूसरा अंतर, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर मोलरता में है कि इसमें विलयन के आयतन पर विचार करते हैं। मोलरता में आयतन की बात होती है विलयन के, और मोललता में इसमें विलायक के द्रव्यमान पर विचार करते हैं। मोलरता पे यह ताप से प्रभावित होती है, मोललता जो होती है ताप से प्रभावित नहीं होती। तो ये अंतर है। अब इसके बाद बताया गया, प्रश्न पूछा गया था कि ये तापक्रम से ये दोनों कैसे प्रभावित होती है। तो तापक्रम पर निर्भरता हेडिंग पड़ी, यहाँ पे लिख देंगे ताप को परिवर्तित करने पे आयतन बदलता है, अतः इसी कारण विलयन की मोलरता ताप परिवर्तन करने में बदलती है परंतु मोललता नहीं बदलती, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस टाइप से हो जाएगा, 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब बात ये आती है कि भैया मान लो अगर ये क्वेश्चन हमको पेपर में नहीं आ रहा है, मान लो हमको नहीं पता मोललता में अंतर क्या होता है, तापक्रम पे कैसे निर्भर करती है, तो क्या हम इसे छोड़ देंगे। आपको छोड़ना नहीं है। देखो ट्रिक आपको सिखा रहे हैं ना, लिखने का तरीका इसी टाइप से। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2 का पढ़ा, मान लो प्रश्न नहीं आ रहा, यहाँ पे पढ़ा मोलरता तथा मोललता के बीच अंतर, यहाँ पे मोलरता लिखा, यहाँ पे मोललता लिखा। अब यहाँ पे अपने हिसाब से बना के जो भी मोलरता के बारे में थोड़ा बड़ा पता हो वो बना के इधर साइड थोड़े अंतर लिखो, फिर इधर साइड लिखो। मतलब इधर अगर हाँ कह रहे हो तो इधर ना बता दो, इधर हाँ बता रहे हो तो इधर ना बता दो। मतलब अपने हिसाब से, जब ना आ रहा हो तब ये ट्रिक अपनानी, ठीक है। 3-4 अंतर आपको लिख देने कि तापक्रम पर निर्भरता, जैसे आप इसको भी बना के लिख दो कि मोलरता तापक्रम से इस प्रकार प्रभावित होती है, मोललता इस प्रकार प्रभावित होती है। मतलब छोड़ना नहीं है, आपको हल कर देना, ठीक है, जिससे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखो अगर इस टाइप से स्केच का हमने यूज इसीलिए बताया, देखो सजा के लिख रहे हैं, अच्छा लग रहा है कॉपी, तो एग्जामिनर को भी लगता है हाँ पढ़ने वाला लड़का है, नंबर 2 इसको, ठीक है। तो इसलिए आपसे कह रहे थे वीडियो पूरा देखोगे आप ही का फायदा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे का ख नंबर क्वेश्चन है कि पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिखिए, ठीक है। पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन करो तथा परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र भी लिखो। तो देखो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, तो सिंपल यहाँ से देखोगे, अगर प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा हमने हेडिंग डाली, यहाँ पे लिखा पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि। पाइरोलुसाइड का जो सूत्र होता है MnO2 होता है। अगर आप इसकी KOH से अपक्रिया और ऑक्सीजन से अपक्रिया करते हो तो K2MnO4 + H2O बनता है। अब इस K2MnO4 की अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अपक्रिया की जाती है तो यहाँ से 2KMnO4, 2K2CO3 और MnO2 बनता है, ठीक है। ये आपका बन चुका है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 को आपको पता है पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो यहाँ से पाइरोलुसाइड से आपने क्या बना लिया, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है। तब यहाँ से लिख देना पाइरोलुसाइड को वायु की उपस्थिति में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पे पोटेशियम परमैंगनेट बनता है। देखो जब हमने पाइरोलुसाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहा गया ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वायु की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन वायु तो है, तो जिससे K2MnO4 बना, फिर इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से अपक्रिया हुई, तब जाके आपका KMnO4 आपका जाके बनता है। देखो कहा गया पहले पोटेशियम परमैंगनेट K2MnO4 बनता है, फिर CO2 प्रभावित करने पे KMnO4 आपका बन जाता है। तो इस टाइप से विधि है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र मांगा, तो इस टाइप से परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र लिख दो। तो परमैंगनेट आयन देखो ऐसे सूत्र होता है KMnO4, परमैंगनेट आयन कौन हो जाएगा MnO4। तो यहाँ पे Mn इस टाइप से रहता है और डबल बॉन्ड से 4 ऑक्सीजन इस टाइप से जुड़े होते हैं। ये वाला ऑक्सीजन केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, ऊपर माइनस जोड़ देना, ये परमैंगनेट आयन का संरचना सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसका उत्तर आपको लिख देना है। ये हो गया दूसरे का खा नंबर, ठीक है। आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सभी वायरल क्वेश्चन है, ठीक है, जो पेपर में आते हैं हर साल।
दूसरे का ग नंबर है उप सहसंयोजन यौगिकों में आयनन समवायता तथा बंधनीय समवायता को उदाहरण सहित समझाइए। 2 नंबर का ये भी है, तो इसे भी समझ लेते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का हेडिंग पड़ी, यहाँ पे लिखा गया आयनन समवायता पे पहले कि जब दो जटिल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो जल में वियोजित होकर अलग अलग आयन देते हैं एक दूसरे के आयनन समवायवी कहलाते हैं। उदाहरण जैसे कि यहाँ पे पहला उदाहरण है COBr NH3 का होल 5 SO4। जब इसका आयनन होता है तो इसमें क्या बनता है COBr NH3 का होल 5 2+ और प्लस का SO4 2-। इसी टाइप से इसका एक समवायवी है COSO4 NH3 का होल 5 Br। इसमें क्या हुआ, SO4 अंदर चला गया, Br बाहर आ गया है। दोनों का अणुसूत्र एक ही, एक CO यहाँ पे भी एक Br, यहाँ पे भी एक Br, यहाँ पे NH3 5, यहाँ पे NH3 5, यहाँ SO4 1, यहाँ SO4 1, लेकिन इसमें अंतर है, Br यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे SO4 अंदर है। ठीक है, आयनन हुआ तो इसमें देख सकते हो इसका आयनन होने पे क्या हुआ, COSO4 NH3 का होल 5 प्लस और Br माइनस। मतलब अगर आप देखो तो इसका अणुसूत्र भी सेम, इसका अणुसूत्र भी सेम, लेकिन अगर बात करें तो दोनों का आयनन अलग अलग तरीके से हुआ। इसमें SO4 2- बाहर निकला, इसमें Br- बाहर निकला। यही कहा गया था जब दो जटिल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो जल में वियोजित होकर अलग अलग आयन देते हैं एक दूसरे के आयनन समवायवी कहलाते हैं। दोनों के अणुसूत्र सेम थे, लेकिन जब आयनन हुआ तो इसने ये 2+ और प्लस का SO4 2- दिया और इसमें ये प्लस और Br- निकला। मतलब इसमें Br- निकल रहा है, इसमें SO4 2- निकल रहा है, मतलब अलग अलग आयन दे रहा है, अतः ये क्या है, आयनन समवायवी। तो आपको नीचे इस टाइप से देखो लिख दिया है हमने। आगे देखोगे यहाँ पे देखो सही से दिखा देते हैं। ये देखो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर COBr NH3 का होल 5 SO4 तथा COSO4 NH3 का होल 5 Br आयनन समवायवी। ठीक है, तो इस टाइप से इसका उत्तर हो जाएगा। फिर बंधन समवायता की बात है तो बंधन समवायता इधर है देखो। ठीक है, बंधन समवायता क्या कहती है कि इसे लिंकेज समवायता भी कहते हैं। यह समवायता उभयदंती लिगेंड दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे CONO2 NH3 का होल 5 Cl2 तथा COONO NH3 का होल 5 Cl2, यहाँ पे NO2 को ONO लिख दिया गया है। ठीक है, दोनों बंधन समवायता प्रदर्शित करते हैं। कैसे देखो, जब इसका स्ट्रक्चर बनता है तो इस टाइप से और इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से बनता है। यहाँ पे बात करें तो 2+ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे देखोगे NO2 जुड़ा हुआ है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ONO। मतलब इनकी बंधन प्रकृति जो है वो अलग है। ठीक है, तो इसलिए बंधन समवायता प्रदर्शित करते हैं। कहा गया ना कि यह इसे लिंकेज समवायता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड की होती प्रकृति ये अलग हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से बंधन समवायता हो जाती है। यही क्वेश्चन था कि आपका उप सहसंयोजन यौगिकों में आयनन समवायता और बंधनीय समवायता को उदाहरण से बताइए। तो सिंपल बंधन समवायता हम लोग समझ चुके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। 2 का घ नंबर है, हाइलोएल्केन में एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1 की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमने पहले ही कराया हुआ है कि यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया, इसको तैयार कर लो। ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ हेडिंग पड़ी है कि एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया SN1। ठीक है, कहा गया यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, मतलब 2 स्टेप में संपन्न होती है। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड धीरे धीरे विदलन के द्वारा विदलित होकर कार्बोधनायन उत्पन्न करते हैं। प्राप्त कार्बोधनायन तीव्रता से दूसरे पद में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। ठीक है, कैसे देता है देखो समझ लो। पहला स्टेप या पहले पद में क्या होता है, जब आप पहले पद में एल्किल हैलाइड जैसे कि उदाहरण के तौर पर मेथिल क्लोराइड है CH3Cl, जब इसकी आप धीरे धीरे विदलन करते हो, मतलब मंद अभिक्रिया करते हो, तो यहाँ से CH3 और कार्बन के ऊपर प्लस लगता है। कार्बन के ऊपर प्लस होने की वजह से इसे कार्बोधनायन बोला जाता है और Cl- बाहर निकलता है। फिर जब इस कार्बोधनायन CH3+ को हम लोग लेते हैं, तब इसकी क्या करते हैं, कहा गया प्राप्त कार्बोधनायन तीव्रता से दूसरे पद में नाभिक स्नेही अभिकर्मक से अभिक्रिया करके उत्पाद देता है। तो हमने एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक OH- ले लिया, जब इससे अभिक्रिया हुई तो उत्पाद हमारा बन गया। तो इस अभिक्रिया को ही एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके पर हमने पहले भी समझाया हुआ है। ठीक है, वीडियो बना है चैनल पे है। ठीक है, तो इस टाइप से दूसरे का घ नंबर प्रश्न भी हो जाएगा। आगे दूसरे वाले सभी क्वेश्चन हो गए, और इस पे भी वही करना, कोई भी प्रश्न ना रहो आपको छोड़ना नहीं है, बना बना के आपको लिख देना है और उसकी अभिक्रिया जैसे बन पाए वैसे लिख दो, छोड़ना कुछ नहीं है। जो जिस तरह से आप बना सको उस तरह से आपको बना के जरूर लिखना, छोड़ना नहीं। ठीक है, आगे का प्रश्न है तीसरे का कहा कि अवाष्पशील विलेय तथा वाष्पशील विलायक में बने विलयन के राउल्ट नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। 2 नंबर का है, मतलब राउल्ट का नियम सीधा सीधा लिखना है। तो इसको भी हम लोग देखो समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे देखो तीसरे का नंबर क्वेश्चन, सब पूरा पेपर हमने हल किया था यार, ठीक है, बहुत मेहनत की आपके लिए। तो देखो तीसरे का नंबर, प्रश्नोत्तर संख्या 3 का राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोलंश के समानुपाती होता है। गणितीय व्यंजक लिख सकते हो। माना विलयन में दो अवयव 1 व 2 है, अवयव 1 के लिए P1 अनुक्रमानुपाती x1 मतलब P1 बराबर P1 नॉट x1, जहां P1 आंशिक दाब, P1 नॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। अवयव 2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 अनुक्रमानुपाती x2, P2 बराबर P2 नॉट x2, जहां P2 आंशिक दाब और P2 नॉट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो इस टाइप से आप इसका व्यंजक प्राप्त कर सकते हो और ये राउल्ट का नियम है, ठीक है। 2 नंबर का था, इतना बड़ा लिख दो बहुत है, ठीक है, इस टाइप से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है तीसरे का खा कि एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि समझाइए। तो यहाँ से एथेनॉल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि को हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर से तीसरे का खा नंबर, तीसरे का खा नंबर है कि एथेनॉल का निर्जलीकरण, ठीक है। यहाँ पे एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, जिसे एथेनॉल बोलते हैं। जब ये शांत H2SO4 से अभिक्रिया 443 केल्विन की उपस्थिति में करता है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका देखो जो ये C2H5 लिखा है, अगर इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दो और OH हटा दो तो बन जाएगा H2O। बचेगा क्या, जब एक हाइड्रोजन हटाओगे तो C2H4 बचेगा, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन मिला के C2H4 एथीन बन गया, ठीक है। तो ये होता है एथेनॉल का निर्जलीकरण। मतलब जब आपका एथेनॉल को शांत H2SO4 में 443 केल्विन में गर्म करते हैं तो जल आपका बाहर निकल जाता है, यही निर्जलीकरण की अभिक्रिया है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि भी समझाना है तो क्रियाविधि समझा देते हैं, देखो यहाँ पर से, ठीक है। यहाँ पे क्रियाविधि समझ लेते हैं, देखो इस टाइप से। क्रियाविधि में क्या होता है, जब हम लोग एथेनॉल CH3CH2OH को लेते हैं प्लस H प्लस, यहाँ पे इनके आपको इलेक्ट्रॉन दर्शा देने इस टाइप से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दर्शाए गए हैं ये, ठीक है, H प्लस प्रोटॉन। तब यहाँ से होता गया CH3CH2, यहाँ से ये O आपका और ये H आपका इसके साथ जुड़ जाता है बॉन्ड से, और आगे का ये H उसी प्रकार से, मतलब कुछ नहीं हुआ, ये H आपका जुड़ गया तो इस ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस लग गया, ठीक है। अब इसको लेना है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से ये जो आपका OH है, ये H2O बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बन क्या जाएगा CH3CH2, ऊपर प्लस लग जाएगा, ये बना कार्बोधनायन, ठीक है। अब ये कार्बोधनायन CH3CH2 प्लस धीरे से CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन बना लेगा। तो इस टाइप से आपको क्रियाविधि लिखनी, मतलब बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक एथीन ही, लेकिन 3 स्टेप पे कैसे क्रियाविधि होती है वो आपको समझाना था, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्रियाविधि भी समझा दी। तो इस टाइप से तीसरे का खा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट है, ठीक है। अब गा नंबर पे आ जाते हैं। कहा गया फेलिंग विलयन तथा सिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको फेलिंग विलयन और सिप अभिकर्मक द्वारा ये दर्शाना है कि एल्डिहाइड और कीटोन भिन्न भिन्न मतलब आपके होते हैं, अंतर बताना है इनमें, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को भी देखो, हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का गा हेडिंग पड़ी है, यहाँ पे देखो, इधर एल्डिहाइड लगाया, इधर लगाया कीटोन। पहले फेलिंग विलयन से अंतर बता देंगे, फिर सिप अभिकर्मक से, ठीक है। फेलिंग विलयन हमने यहाँ पे लिखा, फेलिंग विलयन में क्या करता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड जो होता है जब फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करता है, मतलब एल्डिहाइड प्लस फेलिंग विलयन जब होता है तो लाल अवक्षेप बनाता है। मतलब एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करके लाल अवक्षेप देता है, लेकिन कीटोन जो होता है फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करके कोई अवक्षेप नहीं होता, कोई अवक्षेप नहीं देता। तो ये इसका पहला अंतर है, क्या कि फेलिंग विलयन जब आपका एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो लाल अवक्षेप देता है, लेकिन जब कीटोन से क्रिया करता है तो कोई भी अवक्षेप नहीं देता। दूसरा अंतर आप सिप अभिकर्मक से बता सकते हो कि जब एल्डिहाइड सिप अभिकर्मक से क्रिया करता है तो कोई अभिक्रिया नहीं देता, लेकिन यही कीटोन जो है सिप अभिकर्मक से क्रिया करके क्या करता है, लाल या गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अंतर बता सकते हो। क्वेश्चन यही था, देख लो कि फेलिंग विलयन तथा सिप अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में भिन्नता स्पष्ट करो। तो इस टाइप से भिन्नता मतलब अंतर आप बता सकते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया। अगला नंबर है, कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तथा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में विभेद बताइए। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में आपको अंतर बताना है और कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिखनी है। 2 नंबर का प्रश्न, ठीक है। देख सकते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, पूरा पेपर आपको तैयार भी कर लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर पिछले साल का है तो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे हेडिंग लगी प्रश्नोत्तर संख्या 3 का घा कार्बोहाइड्रेट, परिभाषा पड़ गई। आपको लिखना कैसे कि वे पदार्थ जिनके जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। इसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर लिख दो। यहाँ पे हेडिंग लगी ग्लूकोज, यहाँ पे फ्रक्टोज, बीच से लाइन खींच देना है मस्त तरीके से, और देखते रहना कैसे सजा सजा के लिखा जा रहा है। आपसे कहा था ना स्केच ले जाओगे तो बढ़िया सजा सजा के लिखना, जिससे एग्जामिनर कॉपी अच्छी लगे, ठीक है। तो ग्लूकोज की तरफ लिखना है, पहला अंतर कि इसे अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फ्रक्टोज की तरफ लिख दो, इसे फलों की चीनी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्लूकोज की तरफ लिखना है, दूसरा अंतर यह 6 सदस्य वाला है। फ्रक्टोज की तरफ लिखना है यह 5 सदस्य वाला है। ग्लूकोज की तरफ तीसरा अंतर यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। फ्रक्टोज की तरफ यह मस्तिष्क और मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। फिर यहाँ पे ग्लूकोज की तरफ यह कम वसा का उत्पादन करता है, लेकिन फ्रक्टोज जो यह अधिक वसा का उत्पादन करता है। तो इस टाइप से ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर लिख देना है
और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा लिख देना है। ठीक है, इसी टाइप से मस्त तरीके से आपको करते चलना है। ठीक है, तो तीसरे के घ नंबर तक प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। पूरा पेपर ऐसे ही आपको हल करना है, एक एक चीज बताएंगे, अभिक्रिया विक्रिया कैसे, सब कुछ। ठीक है, टेंशन ना लो। चौथे का क नंबर प्रश्न न्यूमेरिकल आ चुका है हमारे पास कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिखिए। 0.6 ग्राम यूरिया मोलर द्रव्यमान 60 है के 100 ग्राम जल में बने जलीय विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स तथा जल का क्वथनांक 373.15 केल्विन है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग इसे भी हल करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो हमने सबसे पहले यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा लिख दी थी। देख सकते हो कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय, ठीक है, यहाँ पे अवाष्पशील लिखा था, वहां पे उधर साइड लिखा, ठीक है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पे क्वथनांक में होने वाले उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से दर्शाया जाता है या केबी से प्रदर्शित किया जाता है। आपका यहाँ पे सवाल पढ़ सकते हो कि 0.6 ग्राम यूरिया है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 0.6 ग्राम यूरिया। यूरिया का सूत्र याद होना चाहिए NH2CONH2। ठीक है, अब ये यूरिया है तो मतलब ये आपका विलेय पदार्थ हो जाएगा, स्मॉल w की वैल्यू। 100 ग्राम जल में घोला गया है तो मतलब विलायक का भार आपको दिया गया 100 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूरिया का आपको द्रव्यमान भी दिया गया था ना, यूरिया का, ये देखो यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60, मोलर द्रव्यमान दिया यूरिया का मोलर द्रव्यमान 60, तो हमने यहाँ पे मोलर द्रव्यमान 60 लिख दिया, m बराबर 60। 100 ग्राम जल बोला है इसलिए जल हमने लिखा कितना, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम जल, और ये क्या हो गया, विलायक का भार है। फिर हमसे पूछ क्या रहा है, विलयन का क्वथनांक पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि विलयन के क्वथनांक की गणना करो, तो जो आपको निकालना हो लिख दो, विलयन का क्वथनांक हमें निकालना है। मतलब क्वेश्चन इसी टाइप से, देखो इसको थोड़ा सही करते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको इसी टाइप से हल करना है, पहले जो दिया हो वो नोट कर लो, फिर जो निकालना हो वो नोट कर लो। जैसे हमने 0.6 ग्राम यूरिया में क्वेश्चन में दे रखा था, नोट कर लिया, मोलर द्रव्यमान दे रखा था, नोट कर लिया, जल का भार दे रखा था, नोट कर लिया। निकालना क्या है, टीबी की वैल्यू, मतलब आपको विलयन का क्वथनांक निकालना है। तो सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया था ना, ये देखो मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी हमें दिया था, ये 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और जल का क्वथनांक, जल क्या है, विलायक, तो विलायक का क्वथनांक भी दिया 373.15 केल्विन। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी की वैल्यू भी दी है, जल का क्वथनांक टीबी नॉट बराबर दिया 373.15। समझ लेना, देखो विलयन के क्वथनांक को टीबी से लिखते हैं, और जैसे विलायक है तो विलायक के क्वथनांक को टीबी नॉट से लिखते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखो टीबी निकालना है, टीबी नॉट हमें पता है, केबी पता है, मोललता के लिए सारी वैल्यू पता है। तो सबसे पहले मोललता निकाल लेते हैं, फिर क्वथनांक में उन्नयन वाला फॉर्मूला डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम वाला लगा देंगे। यहाँ पे केबी हमारे पास आई है, एम रख देंगे, डेल्टा टीबी बराबर सूत्र पता है टीबी माइनस टीबी नॉट, वहां से हम लोग सब कुछ निकाल लेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले मोललता निकालते हैं। मोललता स्मॉल एम बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू 1000 बटा कैपिटल डब्ल्यू। सारी वैल्यू रख दो, स्मॉल डब्ल्यू ये विलेय का भार, स्मॉल एम ये अणु भार विलेय का, ये आपका विलायक का भार है। ठीक है, सिंपल सी सारी वैल्यू यहाँ पे हमने रखी है। देखो आगे यहाँ पे देखो विलेय का भार था 0.6 इंटू 1000 बटे विलायक का भार, ये अणु भार है विलेय का 60, पूरे विलायक का भार 100। हल कर लोगे, मोलरता आएगी 0.1 मोल पर केजी। अब क्वथनांक में उन्नयन आपको डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम सूत्र लगाना है। केबी की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में देखो 0.52 थी, ये गई। ठीक है, 0.52 यहाँ पे लिख दिया हमने, इंटू एम की वैल्यू 0.1, डेल्टा टीबी ये निकला। हमें निकालना विलयन का क्वथनांक, इसलिए डेल्टा टीबी बराबर एक सूत्र होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। यहाँ से टीबी निकाल लो तो टीबी नॉट इधर आ जाएगा प्लस में, डेल्टा टीबी प्लस टीबी नॉट, सारी वैल्यू रखो, आपके पास विलयन का क्वथनांक आ गया टीबी बराबर 373.202 केल्विन। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हल हो चुका है। इसी टाइप से मस्त तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, देख सकते हो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अब इसके बाद खा नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, कोलराउस नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। ठीक है, आता ये जान लो, पेपर में सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, कोई अलग नहीं आने वाला, बस जिसने पढ़ रखा है सब पेपर कर लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, वैद्युत रासायनिक सेल तथा वैद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताओ और कोलराउस नियम का बता दो, कोलराउस नियम क्या होता है, इसके अनुप्रयोग बताओ। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले अंतर की बात हो जाती है, पहले लिखते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा। यहाँ पे पढ़ा विद्युत रासायनिक सेल, एक तरफ पढ़ा विद्युत अपघटनी सेल। लाइन खींच लेना, हमने यहाँ पे पेज था इसलिए नहीं खींचा। ठीक है, यहाँ पे जो साइड पे आपको सबसे पहले जैसे कॉपी मिले सबसे पहले भर लो, फ्रंट पेज जो भरा जाता है इस टाइप से। देखो यहाँ पे हमने फ्रंट पेज भरना बताया, ये भर लो, फिर सिंपल लाइन खींचते चले जाओ, पहले सब पेज पे लाइन खींच लिया करो। ठीक है, फिर प्रश्न हल करो। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा, यहाँ पे एक तरफ विद्युत रासायनिक सेल, एक तरफ विद्युत अपघटनी सेल। अंतर लिखते देखो, पहला है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत अपघटनी सेल की तरफ लिख दिया कि यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा परिवर्तित करता है। ठीक है,
फिर दूसरा अंतर, इसमें दो अलग अलग विलयनों में दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिन्हें लवण सेतु द्वारा जोड़ा जाता है, और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही विलयन में डुबोया जाता है तथा लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अगला अंतर है सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः इसमें होती है, किसमें, इसमें विद्युत रासायनिक सेल में, और विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः नहीं होती, खुद से नहीं होती इसमें। ठीक है। फिर इसके बाद है विद्युत रासायनिक सेल में कि इस सेल में एनोड ऋणात्मक एवं कैथोड धनात्मक होता है, लेकिन जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है इस सेल में कैथोड ऋणात्मक एवं एनोड धनात्मक होता है। ठीक है। तो ये है आपका दोनों में अंतर। अब इसके बाद कोलराउस का नियम पूछा गया है। ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर भी सकते हो। कोलराउस का नियम देखो, आगे देख लेते हैं यहाँ पे कोलराउस का नियम। ठीक है। कोलराउस का नियम तथा अनुप्रयोग, हेडिंग पढ़ी इसी टाइप से मस्त तरीके से डालना है, स्केच से देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत अनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। उदाहरण के तौर पर कोई भी आप विद्युत अपघट ले सकते हो, जैसे HCl ले लो चाहे NaCl ले लो, कोई भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे HCl विद्युत अपघट लिया तो लैम्डा इनफाइनाइट HCl बराबर लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। अनुप्रयोग लिख दो। कोलराउस नियम के दो अनुप्रयोग है। पहला, इसकी सहायता से वियोजन की कोटि ज्ञात करते हैं। दूसरा, दुर्बल वैद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करते हैं। तो इस टाइप से कोलराउस का नियम और इसका अनुप्रयोग। देखो एक चीज जान लो, हमने सारे टॉपिक इसके पहले पढ़ा रखे हैं। जो लोग अगर कोई टॉपिक पे दिक्कत हो कि भैया ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन पे केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, वहां से जाके आप कुछ भी पढ़ सकते हो। सारा चीज हमने पढ़ा रखा है, सभी चैप्टर्स को वन शॉट पे करा रखा है, सभी न्यूमेरिकल्स को वन शॉट पे, सभी अपक्रियाओं को सब कुछ पढ़ा रखा है। बस पढ़ने वालों की जरूरत है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट है और पढ़ो जाके मस्त तरीके से। ठीक है। आप देखो आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चौथे का गा नंबर है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि को परिभाषित कीजिए। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की समाकलित वेग समीकरण उत्पन्न कीजिए। ठीक है। तो इसे भी देख लेते हैं। पहले आणविकता और कोटि की परिभाषा उदाहरण सहित बताते हैं। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का गा। आणविकता परिभाषा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है। उदाहरण दे सकते हो, जैसे CH3 COO इसका नाम है एथिल एसीटेट, NaOH से अभिक्रिया हुई सोडियम एसीटेट प्लस एथिल अल्कोहल बना। आणविकता की बात करें तो यहाँ पे दो अणु हैं, इसलिए आणविकता 2 हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद कोटि की परिभाषा है कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका साधारण अपक्रिया की प्रगति में परिवर्तित होता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम उदाहरण दे दो और कोटि यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। आणविकता भी 2 आ गई, कोटि भी 2 आ गई। ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। तो ये होगी आणविकता की परिभाषा, कोटि की परिभाषा। आप कह रहा था प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालो, ये भी हमने बहुत आसानी से समझा रखा है। ठीक है। तो देखो इसे भी लिख देना है। यहाँ पे हेडिंग पड़ी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। ठीक है। अब इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले पूरा मतलब डेरिवेशन करके दिखाना है। माना अभिकारक ए जिसमें उत्पाद, माना अभिकारक ए जिससे उत्पाद बनता है, ए से मान लो उत्पाद बन रहा है। प्रारंभिक सांद्रता ए की मान लो पहले स्मॉल ए थी, उत्पाद तब 0 था। जब टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता A-X हो गई तब उत्पाद कितना हो गया, X हो गया। अब आगे से यहाँ पे क्या करते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार dx/dt मतलब जो अभिक्रिया का वेग होता है अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब dx/dt अनुक्रमानुपाती a⁴ ठीक है। ए क्या है, अभिकारक की सांद्रता। तब यहाँ से इसे हल करोगे dx/dt बराबर k × a। पूरा इस टाइप से पूरा डेरिवेशन आप करते हुए आओगे, इस टाइप से आपका पूरा डेरिवेशन देख सकते हो जाएगा। ठीक है। जिसने पढ़ा आसानी से इसका पूरा डेरिवेशन समाकलित वेग समीकरण वाला निकाल लोगे। ठीक है। तो मस्त तरीके से ये प्रश्न भी आपका इस टाइप से हल हो जाएगा। जितने प्रश्न यार सभी मस्त मस्त है। ठीक है। फिर आपका है ये वाला चौथे का घा कि पहला LuOH का होल थ्राइज की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइज अधिक क्षारीय क्यों होता है। दूसरा, संक्रमण तत्वों के अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों के बनने पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 3 नंबर का ये भी है। तो मस्त तरीके से इसे भी समझ लेते। ठीक है। इसी टाइप से मस्त पेपर आने वाला है, बहुत कठिन पेपर नहीं आता यार केमिस्ट्री का, बस जिसने पढ़ा उसके लिए पेपर बहुत अच्छा है। ठीक है। और जिसने नहीं पढ़ा उसको बता दे, आपको प्रश्न कुछ नहीं छोड़ना, आपको किसी तरह उसको बना बना के लिख देना है। ठीक है। छोड़ना कुछ नहीं है। आप देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 का घा। पहला नंबर La अर्थात आपका जो लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने पर संकुचन के कारण आकार घटता है जिससे सहसंयोजी गुण बढ़ते हैं, अतः LaOH का होल थ्राइज से LuOH का होल थ्राइज अधिक क्षारीय शक्ति घटती है। ठीक है। मतलब कहा गया अतः LaOH का होल थ्राइज से LuOH का होल थ्राइज तक क्षारीय शक्ति घटती है। इसी कारण LuOH का होल थ्राइज की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइज अधिक क्षारीय होता है। यहाँ पे अपेक्षा भी लिख देना। ठीक है। LuOH का होल थ्राइज की अपेक्षा LaOH का होल थ्राइज अधिक क्षारीय होता है। इसका उत्तर ये हो गया। फिर था संक्रमण तत्व तो आंशिक रूप से भरे होने के कारण रंगीन गुण व अनुचुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यही पूछा गया ना, अनुचुंबकीय गुण क्यों दिखाते हैं, संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय लक्षण तथा रंगीन आयनों को क्यों बताते हैं, मतलब इसको बताना है। तो ये भी हमने जानते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालने वाला एक अलग वीडियो बना रखा है,
जिसमें आप बता सकते हो आसानी से कि संक्रमण तत्व तो अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं, रंगीन क्यों होते हैं, रंगहीन क्यों होते हैं, सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर चाहो इसको सीखना तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाओ, सर्च कर लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, आगे चैनल का नाम ले लेना, स्टडी का अड्डा, आपको वीडियो मिल जाएगी, मस्त तरीके से पढ़ सकते हो जाके। ठीक है, उदाहरण हमने देखो दे दिया, Na2+ जैसे कोई आपका है मान लो संक्रमण तत्व, तो जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 28 Ni का तो ये निकलता है। Na2+ है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल जाएंगे। बाहरी कक्षा कौन है, 4s वाली, 2 निकल गए, 4s 0। यहाँ पे 3d8 का विन्यास हुआ इस टाइप से। तब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब जितने अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अकेले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2। अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण व रंगीन आयन प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है। तो इस टाइप से आपको भी यहाँ पे भी 3 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से देखो सब प्रश्न करने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चौथे नंबर के तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब 5वें पे आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब 5वें का नंबर जो प्रश्न हमारे पास आ रहा है, क्वेश्चन है कि पहला देखो इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहला है कि ईंधन सेल क्या होते हैं, साधारण तेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। दूसरा नंबर है निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए, जैसे Mg सॉलिड जिससे बन रहा है Mg2+ 0.1 मोलर सांद्रता इसकी, फिर यहाँ पे लवण सेतु का चिन्ह है Cu2+ 0.001 मोलर Cu सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे आपको इनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिए गए हैं। E0 Cu2+ से Cu बराबर प्लस का 0.34 वोल्ट, फिर यहाँ पे E0 Mg2+ से Mg जो कि -2.37 वोल्ट है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर इसको करने पे मिलेंगे, 2 नंबर इसको करने पे मिलेंगे। तो करते हैं इसे। ठीक है, पहला क्या बताना है, ईंधन सेल बताना है और साधारण के तेल की तुलना में H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभ बताने। ठीक है, तो बताते हैं। देखो पहले ईंधन सेल समझ लो, 5वें का नंबर प्रश्न हेडिंग पड़ चुकी है यहाँ पे। ईंधन सेल देखो क्या होते हैं, ईंधन सेल गैल्वेनिक सेल होता है जिसमें ईंधनों जैसे H2, CO, CH4 आदि के रासायनिक ऊर्जा को सीधे वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। फिर H2O2 ईंधन सेल के क्या लाभ है, H2O2 ईंधन सेल अपने पूरे जीवन काल में एक स्थिर वोल्टेज देता है, ये पहला इसका लाभ है। दूसरा है कि दहन इंजन की तुलना में ज्यादा दक्षता से काम करता है, ये इसका दूसरा लाभ है। इस टाइप से इसके लाभ लिख सकते हो, ये ईंधन सेल की परिभाषा। 2 नंबर का ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। ठीक है, फिर अगले 2 नंबर पे आपको ये वाला सवाल हल करना है, तो इस सवाल को देखते हैं। देखो ठीक है, हमने यहाँ पे हल किया हुआ है। दूसरे नंबर पे ये देखो, यहाँ पे आपका जैसे Mg सॉलिड है जिससे Mg2+ 0.1 मोलर सांद्रता थी, Cu2+ है जिसकी सांद्रता ये Cu सॉलिड। यहाँ पे इतनी चीज हमें दी थी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, आगे हमने यहाँ पे हल किया है। सबसे पहले हमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन पे, हमसे पूछा क्या गया है, देखो सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करो। सबसे पहले हम यहाँ से E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 सेल बराबर सूत्र होता है E0 रेड माइनस E0 ऑक्स। रेड का मतलब अपचयन वाला इलेक्ट्रॉन विभव, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन वाला इलेक्ट्रॉन विभव। अगर आप यहाँ से आसानी से चाहो तो पहचान सकते हो, देखो जैसे Mg से Mg2+ बन रहा है, मतलब Mg 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। फिर यहाँ पे Cu2+ से क्या बन रहा है, Cu मतलब अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, तो ये ऑक्सीकरण या अपचयन। तो जो ऑक्सीकरण होगा उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में, और रिडक्शन को अपचयन बोलते हैं। ठीक है, रेड का मतलब रिडक्शन, अपचयन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे E0 रेड वाला माइनस E0 ऑक्स वाला, मतलब E0 अपचयन वाला माइनस E0 ऑक्सीकरण वाला। अपचयन किसमें हो रहा है, अपचयन हो रहा है Cu वाले का, तो ये अपचयन वाले का है, और ये ऑक्सीकरण वाले का। तो दोनों को लिख दो, अपचयन वाले का 0.34 माइनस ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा था Mg वाले का, तो Mg वाले का -2.37। तो कोष्टक में लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में और यहाँ बीच में भी माइनस लगा है। हल कर लोगे तो E0 सेल आ जाएगा 0.34 और माइनस माइनस मिलके प्लस 2.37, जोड़ लो तो E0 सेल बराबर 2.71 वोल्ट। ठीक है, अब इसके बाद निकालना क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल के विद्युत वाहक बल का सूत्र लगा दो, ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591/n लॉग बेस में 10 कोष्टक में Mg2+ बटा Cu2+। ठीक है, यहाँ पे आपको E0 सेल जो आपने निकाला 2.71 इसको रख दो माइनस 0.0591/n। n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर यहाँ पे देखो तो Mg से क्या बन रहा है, Mg2+ मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या कर रहा है, Cu बना रहा है, मतलब 2+ लगा है तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। n बराबर कितने, 2, तो यहाँ पे n की जगह 2 रख दिया। लॉग बेस में 10 Mg2+ बटा Cu2+, तो Mg2+ की सांद्रता कहाँ है, ये रही 0.1 मोलर और Cu2+ की ये रही। ठीक है, दोनों की लिख दिया। अब इसे हल कर लेते हैं आगे। देखो यहाँ पे जब हल करोगे तो देखो यहाँ पे 0.1 को आप 1 × 10⁻⁻1 लिख सकते हो, और 0.001 को आप 1 × 10⁻³ लिख सकते हो। इसे हल करोगे 10⁻2 और बाकी इधर सेम चल रहा है। ठीक है, अब 10⁻2 आ गया। अब आपको लॉग का एक सूत्र पता होगा, log m⁻n बराबर n log m।
तो m की पावर n के रूप का है 10 की पावर 2, तो इसे हो गया 2 log 10 और ये बेस में 10 पहले से था। अब जब log बेस में 10 है ऊपर भी 10 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और देखो यहाँ पे सेम है 2.71 माइनस 0.0591.2 ये 2 ये रहा log बेस में 10 और 10 की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है 2 से 2 कैंसिल, इसे आगे हल कर लोगे 2.71 से माइनस 0.0591 कट गया मतलब घट गया, तो यहाँ से वैल्यू ई सेल मतलब सेल के विद्युत वाहक बल की आ जाएगी 2.6509। ठीक है तो इस टाइप से क्वेश्चन हल हो चुका है, देख सकते हो मस्त तरीके से आपको इसी टाइप से हल कर देना है। ठीक है तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ चुका है। ठीक है पांचवे का इसी टाइप से हल करना था। खा नंबर क्वेश्चन, देखो सारे क्वेश्चन हमने पहले भी करा रखे इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो आपको पता है लॉन्ग हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है पूरा पेपर हल करा देना। अगला है पांचवे का खा कि किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव होता है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण होती है। अभिक्रिया के 80% पूर्ण होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। log 2 का मान आपको 0.3010 दिया है। log 8 का मान आपको 0.9031 दिया है। 3 नंबर वो 1 + 3 मतलब 4 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर मिलेंगे ये बताने के कि किसी अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। 1 नंबर इसके और 3 नंबर सवाल के। ठीक है तो इसे भी हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे देखो हमने इसे हल किया था। ठीक है इधर साइड तो गलत हो गया था एक पेज। ठीक है क्वेश्चन लगाने में क्योंकि सॉल्व करने में आपको पता है न्यूमेरिकल में क्या क्या होता है। ठीक है आप देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का खा, पहले हमें बताना है अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, किसी अभिक्रिया वेग में तापमान को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ये आपको बता देना। 1 नंबर इसके मिल गए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन कह रहा है 10 मिनट में, कहाँ गया क्वेश्चन, इधर है ये रहा, 10 मिनट में 20% अभिक्रिया पूर्ण होती है और 80% पूर्ण होने में लगा समय निकालो। तो यहाँ पे लिखा 10 मिनट में 20% अभिक्रिया पूर्ण होती है मतलब हमें t 20% दिया, 10 मिनट 80% पूर्ण होने में कह रहा निकालो, तो t 80% निकालना है। log 8 का मान ये दिया, log 2 का मान ये दिया। ठीक है पहले t 20% की बात कर लेते हैं। तो t 20% के लिए सूत्र लगाओ प्रथम कोटि अभिक्रिया का 2.303 बटा के log बेस में 10 a/a-x। अब माना विकारक की प्रारंभिक सांद्रता a क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता इसे 100 मान लो। a-x के लिए आपको x क्या होती है, t समय पश्चात की सांद्रता, तो 20% है इसलिए x क्या हो जाएगी, अगर प्रारंभिक सांद्रता 100 है तो x क्या हो जाएगी 100 का 20% मतलब 100 गुणे 20/100 तो 20 आ गई। a-x निकालना है, a ये रहा x ये रहा घटा दो a-x आ गया। t 20% का फॉर्मूला ये लगा, यहाँ से a की वैल्यू 100 हो गई और a-x की वैल्यू 80, हल कर लो 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या t 20% बराबर 2.303 बटा के log बेस में 10 10/8 आ गया यहाँ से। अब इसे आगे हल करेंगे तो log, देखो आपको एक सूत्र log का पता होना चाहिए, log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। तो यहाँ ये log m/n की जैसे गए जैसे log 10 बटा log 8, तो log 10/8 है मतलब log 10 माइनस log 8, इस टाइप से इसे लिख देना है। तो t 20% बराबर 2.303 बटा के, यहाँ पे जो log बेस में 10 10/8 था तो इसको लिख दो log बेस में 10 10 माइनस log बेस में 10 8। ठीक है अब log बेस में 10 इंटू 10 की वैल्यू 1 माइनस log बेस में 10 इंटू 8 की वैल्यू 0.9031। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिली log 8 की, आपको क्वेश्चन में दी थी log 8 की वैल्यू। ठीक है तो आपने लिख दिया और हमने बताया था अभी पहले भी log बेस में 10 और यहाँ भी 10 हो तो वैल्यू 1 होगी। ठीक है अब यहाँ से 1 से इसको घटाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी और t 20% की वैल्यू 20% पूर्ण होने में लगा समय 10 मिनट दिया था, इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है या इसे भी मान सकते हो, चाहे इस टाइप से k को ऊपर करके ये वाला समीकरण बना लो या ये वाला बना लो, कायदे से यही सही है, ये वाला बनाना है। ठीक है इसको ना लिखना, ये वाली लाइन नहीं लिखना। ठीक है अब इसके बाद t 80% के लिए सूत्र लगा दो क्योंकि 80% पूर्ण करने में लगा समय निकालना है। तो t 80% बराबर 2.303 बटा के log बेस में 10 a/a-x। ठीक है इस टाइप से लगाया गया। अब आगे यहाँ पर से आगे देखोगे, ये देखो इधर t 80% हमने निकाला था, माना देखो जब 20% वाले में तो प्रारंभिक सांद्रता 100 मानी, इसमें भी वही मानना है 80% वाले में। माना विकारक की प्रारंभिक सांद्रता 100 है। ठीक है a बराबर 100, तब x कितना हो जाएगा, देखो अगर 20% था तो 100 का 20% x हो गया, लेकिन जब 80% है तो x क्या हो गया 100 का 80%, 100 गुणे 80/100, 100 से 100 कैंसिल 80, a-x निकालो 100 - 80 20 आ गया। यहाँ से हल करोगे तो a की वैल्यू 100 है और a-x की वैल्यू 20 है, सॉल्व कर लो log 10 बटा log 2। अब यहाँ से क्या किया, वही सूत्र लगा log m/n, तो log बेस में 10 इंटू 10 माइनस log बेस में 10 इंटू 2। अब आपको क्वेश्चन ने log बेस में 10 इंटू 2 की वैल्यू दी थी 0.3010। आगे हल करोगे दूसरा समीकरण यहाँ तक बन जाएगा 2.303 बटा के, 1 से घटा दो ये आ गया समीकरण 2। अब क्या करो समीकरण 1 में 2 का भाग कर दो। ठीक है तो समीकरण 1 में इधर 10 था बटे में t 80%, यहाँ पे आपका समीकरण 1 में क्या था 2.303 बटा के इंटू 0.0969 और यहाँ पे समीकरण 2 पे क्या है 2.303 बटा के 0.6990। यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, तो 10 बटा t 80% ये बटा ये, यहाँ से आपको निकालना गया t 80% तो इसे उधर भेज दो और ये जो नीचे वाला 10 पे गुणा हो जाएगा और इसका भाग हो जाएगा
जब इसे हल करोगे तो 80% 72.13 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये देख सकते हो पूरा। ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन था और 4 नंबर का था। 1 नंबर तो ये परिभाषा मतलब तापक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है ये करने पे मिला, और 3 नंबर हमें सवाल लगाने पे मिला। ठीक है, 3 नंबर कैसे मिला, सवाल लगाने पे। तो अगर स्क्रीनशॉट करना चाहो कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा भी जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, देख सकते हो। स्क्रीनशॉट अगर करना चाहो कर लो भैया। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला है गा नंबर 5वें का, कि पहला है CrNH3 का होल 6 3+ अनुचुंबकी है, जबकि NiCN होल 4 2- प्रतिचुंबकी है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर समझाइए। क्वेश्चन आपका कितने नंबर, देखो इसमें 2 पॉइंट है, पहला ये है, दूसरा आगे भी है। दूसरा पॉइंट है कि निम्नलिखित उपसंयोजन युग्मकों का IUPAC नाम लिखो, इन दोनों का। ठीक है, 2 और 2 4 नंबर, मतलब 2 नंबर इधर का मिलेगा और 2 नंबर पहला प्रश्न करने दोनों। ठीक है, पहले इसमें बताना है ये अनुचुंबकी ये प्रतिचुंबकी क्यों है, संयोजकता आबंध सिद्धांत से बताओ, फिर यहाँ पे 2 नंबर इसको बताने पे मिलेंगे, इनके IUPAC बताने पे। तो देख सकते हो इसको हमने पूरा हल किया है। अगर आप लोग समझना चाहो तो समझ सकते हो, देख सकते हो। पहले इसको बताना है अनुचुंबकी कैसे है। ठीक है, तो CrNH3 होल 6 3+ की बतानी, तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो, क्रोमियम, Cr का मतलब क्रोमियम, क्रोमियम की निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 3। फिर यहाँ पे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया ये। अब यहाँ पे क्रोमियम की 3 ऑक्सीकरण अवस्था है, इसलिए Cr3+ के लिए निकाला गया इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या हुआ, देखो यहाँ पर से Cr3+ का निकला कैसे। अगर ये निकालना सीखना चाहते हो तो हमने एक वीडियो भी बना रखा है, आप ये वाला क्वेश्चन यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आगे स्टडी करता डाल देना, आपको वीडियो मिलेगी, वहां पे जाके समझ भी सकते हो, इसे हमने अलग से समझा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमियम 3+ है, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, एक बाहरी कक्षा से यहाँ से निकल गया, 2 यहाँ से निकल गए, इसलिए 4s0, यहाँ 3d5 था तो 3d3 हो गया। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इस टाइप से 3d वाले का विन्यास किया, d पे 5 ऑर्बिटल, s पे 1 ऑर्बिटल, p पे 3 ऑर्बिटल। तो 3d पे 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ये हो गए, और ये चौथा पांचवा खाली। ठीक है, क्योंकि 3 ही तो थे तो 3 ही तो भरोगे। अब यहाँ पे लिगेंड कितने आने वाले हैं, 6 लिगेंड आने वाले, तो 6 लिगेंड NH3 है, तो यहाँ पे एक लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गए, 2 यहाँ भर गए, 2 यहाँ भर गए, 2 यहाँ में 2 यहाँ, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन 6 लिगेंड आ गए। एक लिगेंड ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो यहाँ पे अब देखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन अकेला होता है, जैसे यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अकेला इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, अतः यह अनुचुंबकी है। तो आपको यही दिखाना था, क्वेश्चन पढ़ लो कि यह अनुचुंबकी है और यह प्रतिचुंबकी है, यही दिखाना है। तो संयोजकता आबंध सिद्धांत हमने दिखा दिया, अनुचुंबकी है। फिर प्रतिचुंबकी दिखाना है, प्रतिचुंबकी भी दिखा देते। देखो सबसे पहले इसको भी उसी तरह से करना है, Na की ऑक्सीकरण अवस्था, फिर Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Na ऑक्सीकरण अवस्था 2 आई थी, इसलिए Na2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आया। फिर 3D के लिए हमने देखा 3D 8 था, तो इसका ये इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे देखो इस बार क्या है, ये जो आपका साइनाइड CN है ये प्रबल लिगेंड है, इसलिए यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है इस टाइप से न रह के इस टाइप से एक ही साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या कंडीशन थी, यहाँ पे NH3 एक दुर्बल लिगेंड था, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक साथ एक कक्षा में नहीं आए, ये जिस प्रकार थे उसी प्रकार थे। लेकिन इस बार CN जो है प्रबल लिगेंड है, इस कारण से ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों एक ही कक्षा में आ गए और आने वाले लिगेंडों को स्थान दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक CN आया, एक CN यहाँ पे आया, एक CN यहाँ पे आया, एक CN यहाँ पे आया, 4 CN आ गए। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, अतः प्रतिचुंबकी है। देख सकते हो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित मतलब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में, अतः ये प्रतिचुंबकी दर्शा रहा है। ठीक है, देखो संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, हमने समझा रखा है संयोजकता आबंध सिद्धांत, चाहे तो वीडियो देख लेना, जाके पढ़ लेना, पूरा अच्छे से समझ जाओगे थोड़ा। ठीक है, पूरा हमने संयोजकता आबंध सिद्धांत समझा रखा है उदाहरण सहित, वो वीडियो देखो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 5वें का गा का पहला नंबर पॉइंट तो हो गया है ना, पहला नंबर पॉइंट हो गया। अगर इसे स्क्रीनशॉट करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना आप लोग आराम से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका मतलब गा का दूसरा है, दूसरे पे था IUPAC बताना था। यहाँ पे देखो उसी क्वेश्चन के आगे हमने लिख दिया था, इससे सिद्ध होता है कि CrNH3 का होल 6 3+ अनुचुंबकीय है तथा NiCN का होल 4 2+ प्रतिचुंबकीय। ठीक है, अब इसके बाद दोनों के IUPAC लिखने। दूसरे का A नंबर है KCrH2O का होल ट्वाइज C2O4 का होल ट्वाइज, इसका IUPAC लिखना है। तो सिंपल पोटेशियम, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा डाई, देखो 2 है इसलिए डाई ऑक्जेलेटो, यहाँ पे 2 H2 है इसलिए डाई एक्वा, यहाँ पे क्रोमेट, और ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेना, थर्ड आ जाएगी। और अगर IUPAC सीखना चाहो तो IUPAC के लिए भी हमने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बना रखा है, IUPAC भी आप चैनल से जाके सीख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे भी आपका है, जैसे 12 नंबर PTClNO2 NH3 का होल 4 SO4, तो इसका कैसे निकलाएगा, जैसे टेट्राएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनम 4 सल्फेट, इस टाइप से इसका IUPAC हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने IUPAC निकालना भी समझा रखा है। तो 2 नंबर का ये पूछा गया था। आगे देख सकते हो, आगे क्वेश्चन है जैसे न्यूक्लिक अम्ल क्या है, DNA की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, 2 नंबर की क्वेश्चन है। दूसरा है प्रोटीन की प्राथमिक तथा द्वितीयक संरचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, पहले न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा हमने लिख दी यहाँ पे। ठीक है,
फिर डीएनए की संरचना कैसे बनती है, इसको अगर चाहो तो पेंसिल से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। देखो इस टाइप से आपको संरचना डीएनए की बना देनी है, इस टाइप से आपको इसका पूरा लिख देना है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल की परिभाषा, डीएनए की परिभाषा, ठीक है। पहला क्वेश्चन इस टाइप से आपको कर देना है। ये द्वितीयक संरचना बनी हुई है किसकी, डीएनए की। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना समझाओ। तो प्राथमिक संरचना इस टाइप से आपको परिभाषा लिख देनी है, द्वितीयक संरचना की परिभाषा कुछ इस टाइप से आपको लिख देनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, वीडियो आपका बड़ा बन रहा है इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, लेकिन जल्दी बताने का कारण यही, आप लोग देखो स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से समझ लेना, ठीक है। पूरा पेपर हमने हल किया था बस समझाने, बस यही बात है कि वीडियो इसीलिए जल्दी बन रहा है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है, ठीक है, और वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो चुका है। अब इसके बाद देखो ये भी हो गया पांचवे का घ नंबर क्वेश्चन। अब छठवे के का नंबर पे आ जाते हैं। ये देखो यहाँ पे इंग्लिश पे था, आगे छठवे का खा। यहाँ पे क्वेश्चन है हेलोरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए, क्लोरोबेंजीन का उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे ये वाला कर लो, ठीक है। और यहाँ पे पहले पे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी बतानी है, या बीच में अथवा लगाए, चाहे अथवा वाला क्वेश्चन कर लो। हम देखो अथवा वाला यहाँ पे हल किए, अथवा पे यहाँ पे क्वेश्चन है ये 5 अभिक्रियाएं दी हैं, इन अभिक्रियाओं को बता दो। जैसे क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखो 5 नंबर, ये 5 अभिक्रिया इनको कर दो तो इनको पे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब कि आपसे कह रहे हैं चाहे आप इधर वाला ये वाला प्रश्न कर लो जो यहाँ पे दिया है, या बीच में अथवा लगा है, अथवा जब लगा हो तो ऑप्शन हो जाता है, 2 प्रश्नों में एक करना है, चाहे ये वाला कर लो, ठीक है। तो इन 5 अभिक्रिया को हमने हल किया हुआ है। पहली अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड से होती तो क्या बनता है। फिर एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक केसियन से होती तो क्या बनता है। फिर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती तो क्या बनता है। एन ब्यूटिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक क्योस से होती तो क्या बनता है। फिर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से होती तो क्या बनता है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अभिक्रिया सारी लिख दी है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। क्या होता है जब वाली, जैसे पहले नंबर एथिल ब्रोमाइड जब सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया करता है तो डाई एथिल ईथर और सोडियम ब्रोमाइड बनाता है। दूसरे अभिक्रिया जब एथिल क्लोराइड पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो एथिल साइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तीसरे अभिक्रिया जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है शांत H2SO4 पे तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाता है। फिर नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड जब एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो ब्यूटीन KCl और H2 बनाता है। फिर पांचवी अभिक्रिया थी जब एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम से शुष्क ईथर में करता है अभिक्रिया तो एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाता है। तो इस टाइप से क्या होता है जब वाली 5 क्रिया यहाँ पे सॉल्व है, ठीक है। इस टाइप से आपको हल करना है, ठीक है। मतलब 2 ऑप्शन थे, चाहे ये वाला कर लो या अथवा के बाद जो इधर वाला प्रश्न था ये चाहे तो ये कर लो, ठीक है। इसके बाद है खा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे पहला शर्करा के किण्वन से एथेनॉल का बनना, राइमर-टीमन अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। 5 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, चाहे इधर वाला कर लो या बीच में अथवा लगा, नीचे प्रश्न कर लो। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक प्रत्येक तत्व अल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखो। दूसरा है फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एथेनॉल से मेथेनॉल बनाने का उपयोग लिख दो, मतलब कैसे बनता है ये लिख दो, ठीक है। तो चाहे ये वाला कर लो चाहे ये वाला कर लो, हम ऊपर वाला आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे छठवे का हाँ, ठीक है। पहले बताना शर्करा से एथेनॉल का बनना, तो इस टाइप से आप बता सकते हो शर्करा से एथेनॉल कैसे बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद राइमर-टीमन अभिक्रिया बताई गई, राइमर-टीमन अभिक्रिया को भी आप इस टाइप से लिख सकते हो। पूरा हमने पेपर हल किया था मस्त तरीके से। फिर है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, इसको भी इस टाइप से आप कर सकते हो, ठीक है। मस्त तरीके से रिएक्शन आपको इसी टाइप से कर देगी, ठीक है। तो इस टाइप से छठवां क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। तो आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, इसी टाइप से आपको हल करना है, ठीक है। तो इस टाइप से चाहे ये वाला कर सकते थे, चाहे ये वाला हमने कर दिया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इन तीनों अभिक्रियाओं को कर सकते हो या अथवा लग के ये कैसे प्राप्त करेंगे वाली 5 अभिक्रिया इनको कर सकते हो, दोनों में करना एक ही है। तो हम ये वाला आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। कैनिजारो क्रिया, गाटरमान कोख क्रिया और एल्डोल संघनन, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे हमने देखो किया हुआ है 7वें का नंबर, जैसे हमने कैनिजारो क्रिया यहाँ पे बताई क्या होती है, फिर गाटरमान कोख एल्डिहाइड संश्लेषण बताया, फिर एल्डोल संघनन बताया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो हमने पढ़ाया ना हो। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे हमने सारे वीडियो बना रखे, आप लोग पहले से जाके देख भी सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो इस टाइप से 7वें का भी हो जाएगा। फिर बात आएगी 7वें के खा नंबर प्रश्न की कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 अभिक्रिया ये है, या अथवा करके आप ये वाला प्रश्न भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे तीनों अभिक्रियाओं को हल करके दिखा रहे हैं, आपको जो आसान लगे वो करना, ठीक है। पेपर में जो आसान लगे वो करना, बस कोशिश ये रहे कि प्रश्न एक भी छूटने ना पाए। छोड़ दोगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेगा, नहीं छोड़ोगे तो नंबर मिल जाएगा। तो हम इन तीनों अभिक्रियाओं को आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। 7वें का खा नंबर देखो ये रहा। जैसे ग्रेवियल थाइलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है ये भी हमने बना रखा है वीडियो, ठीक है। फिर हाफमैन ब्रोमेमाइड संश्लेषण क्या होता है, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है। फिर कार्बिलएमीन अभिक्रिया क्या होती है,
इसको लिख दो इस टाइप से, पूरा पेपर आपका हल। इसी टाइप से आपको सभी चीज़ों को लिखना है, देख सकते हो पूरा सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे आप केमिस्ट्री में आसानी से अच्छे नंबर लेके आओगे और आप अच्छे टॉपर स्टूडेंट भी बन जाओगे। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना कोई भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री पेपर का हो छूटने ना पाए। ठीक है, पूरा आपको पेपर इसी टाइप से भाई करना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बस थोड़ा सा स्पीड में इसलिए बताया क्योंकि फिर ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है। ठीक है, तो आपको सभी क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लेने, पढ़ लेने, क्योंकि 2024 का पिछले वर्ष का पेपर है, इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे पेपर में। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपकी बहुत मस्त तरीके से तैयारी होने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।